मोबाइल पीछे करो थोड़ा भाई। सब बीच में आ गई है भाई, मोबाइल में चेक करियो। आइए शफीक भाई साथ में। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ मौलाना खलीलुर रहमान साहब से हम लोग इस वक्त संविधान सुरक्षा आंदोलन की तरफ से एक शांति का संदेश लेकर पूरे मुल्क में जा रहे हैं, शांति का और इत्तेहाद का। हमारे दाईं तरफ शफ़ी साहब बैठे हैं जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाईं तरफ मेरे राज रतन अम्बेडकर जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रेट ग्रैंड सन हैं वो बैठे हैं। ये दोनों संविधान सुरक्षा आंदोलन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उसके प्रेसिडियम का एक मेंबर हूँ। देश हमारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी भी देश में आपस में रहने वालों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई और नफ़रत हो तो असली समस्याओं की तरफ से तवज्जो हट जाती है और देश की तरक्की रुक जाती है, और देश के विदेश में बैठे हुए जो दुश्मन हैं उनको मौका मिलता है देश को तोड़ने का और टुकड़े टुकड़े करने का। हमारे देश में आज भी सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो गरीबी है, वो बेरोज़गारी है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, महिलाओं के अधिकारों का मसला है, एजुकेशन का और शिक्षा का मसला है। बहुत महंगी होती जा रही है शिक्षा, और गरीब लोग शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज का मसला है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में जाता चला जा रहा है, और वो गरीबों के लिए अच्छा इलाज कराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो आगे बढ़कर जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं वो सब बेची जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। रेलवे हो, एयरलाइंस हो, हॉस्पिटल्स या हेल्थ सर्विसेज हों, तो और इन सब चीज़ों की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के इशू खड़े कर दिए जाते हैं, और भोली भाली जनता का एक बड़ा हिस्सा वो मिसगाइड हो जाता है, और देश की तरक्की रुक जाती है, देश को नुकसान पहुंचता है। पंजाब की जो धरती है इसका एक बहुत बड़ा रोल है फ्रीडम फाइटिंग में। हम लोग जहां बैठे हैं इस वक्त, ये जो परिवार है मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी का और इनके फोर फादर्स का, इनकी ज़बरदस्त हिस्ट्री है फ्रीडम फाइट में, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह तक वो इनके परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए भी हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम बहुत अहमियत और एहतराम के साथ रेस्पेक्टफुल अंदाज से एक विज़िट करें पंजाब का, और इसके लिए हम कल गए थे अकाल तख्त के जो सबसे बड़े जत्थेदार हमारे ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब हैं, उनसे मिलने के लिए। मैंने उनसे जब वक्त मांगा था तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया, और कई घंटे हमारी उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिससे हमको एक बहुत हौसला मिला, इनकरेजमेंट मिला, और उन्होंने पूरी तरह सहयोग करने का साथ दिया है कि हर तरह से हम शांति और अमन के कायम करने के लिए जो भी कोशिशें आप लोग करेंगे, पूरे देश में हम आपके साथ हैं। हम दिल से ये चाहते हैं, और आप सब दोस्तों की को बहुत अप्रिशिएट करते हुए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने चैनलों और समाचार माध्यमों के ज़रिए से हम सब की तरफ से ये संदेश पहुंचाइए, कम से कम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के एक एक बाशिंदे, एक एक महिला, एक एक पुरुष तक कि आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें,
एकता के साथ रहें और देश की असली समस्याओं को हल करने की तरफ तवज्जो दें। मैं यहाँ पर ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि किसान आंदोलन को सलाम पेश करूँ। किसान आंदोलन ने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि उसने देश की असली समस्याओं को फिर एक बार सरफेस के ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की। अब किसानों की जो परेशानियां थी, जिसकी वजह से लाखों किसान आत्महत्या कर चुके, ये कहते हुए दिल दुखता है, अब शर्म भी आती है। मैं कई बार अमेरिका गया हूँ और यूरोप के मुल्कों में, आप में से भी कई लोग शायद जा चुके होंगे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एक संतुष्ट परिवार होता है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कम और फार्मर्स का ज़्यादा होता है। फार्मर्स को बहुत इज्जत दी जाती है, बड़ी सब्सिडीज़ होती हैं, उनके लिए न जाने कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रैवल में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो ये हमारे देश तो असल में आज भी एग्रीकल्चर का देश है। इसमें फार्मर्स की ये हालत कि महीनों से वो सड़कों पर बैठे हुए हों और कोई उनकी बात सुनने वाला ना हो, ये अच्छी अलामत नहीं है। और इसीलिए मैं पिछले महीने संगू बॉर्डर पर भी गया था और मेरा किसान आंदोलन के लोगों से बराबर संपर्क कायम है हम सब का। और मुजफ्फरनगर भी गया, जाट लीडर्स जो हैं उनसे भी मैं मिला, हम लोग सब के राब्ते कायम हैं। और हम किसान आंदोलन को इसलिए सलाम करना ज़रूरी समझते हैं कि उसने असली एजेंडा को वो ऊपर लाया है और जो ड्रैकोनियन लॉज, काले कानून किसानों के बारे में पास किए गए, उसको रिपील कराने के लिए वो अनथक कोशिश कर रहे हैं और एमएसपी के लिए कानून बनाने की बहुत जायज़ डिमांड कर रहे हैं। सरकार ये तो कहती है कि एमएसपी थी, एमएसपी और है और रहेगा, लेकिन कानून नहीं बनाते। और यहाँ पर आकर शक पैदा होता है कि आप कानून क्यों नहीं बनाते। अगर आप कानून बना दो, जब आप कहते हो कि ये रहेगा, तो कानून बना देने में क्या रुकावट है। और यहीं पर आकर लोगों को शक होता है कि नीयतें अच्छी नहीं हैं। पहले भी कितने वादे किए गए, वो वादे पूरे नहीं हुए। 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, हर अकाउंट में आएंगे, कितने करोड़ रोज़गार एक साल में दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए कैसे इस वादे पर कोई यकीन करे कि एमएसपी था, है और रहेगा। इसी तरह हम जो हमारी जाट लीडरशिप है किसान आंदोलन की, उसके साथ भी हमारे राब्ते कायम हैं। और सिर्फ ये नहीं, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग भी देश की असली समस्याओं के लिए कोई भी मूवमेंट चलाते हैं, एजिटेशन करते हैं, हमारी सपोर्ट, हमारी हिमायत, हमारी हमदर्दी उन सबको हासिल है। और हम तमाम धार्मिक गुरुओं से भी, तमाम मुस्लिम उलमा से भी और तमाम धर्मों के पेशवाओं से भी और हर समाज के जो इंटेलिजेंशिया है उनसे भी हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इस देश के गरीबों, किसानों, मज़दूरों का ख्याल करें। मज़दूरों के सिलसिले में भी जो कानून पास हुआ उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो पाई, इसलिए कि वो उस पर कोई आंदोलन नहीं चला। लेकिन मज़दूरों जो लेबर लॉज भी हमारे इसी पार्लियामेंट के सेशन में पास हुए पिछले, जिसमें किसान वाला कानून बने थे, उसमें मज़दूरों के सिलसिले में भी एक बड़ा भयानक कानून पास हुआ है मज़दूरों पर जुल्म, जिसके ज़रिए और बढ़ेगा। तो आप सब के ज़रिए से हम ये अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से भी कि वो इन गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों की बात सुने। ये हमारे देश को खिलाने वाले लोग हैं, ये अनथक मेहनत करते हैं तभी हमारे पेट में रोटी पहुंचती है। इनकी बात सुनी जाए और कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में देश को न बेचा जाए। जो कॉरपोरेट फैशिज्म हमारे देश में इस वक्त चल रहा है, उससे ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश कमज़ोर होगा। अगर कहीं मल्टीनेशनल कुछ पार्टियां या कोई सुपर पावर्स इसके पीछे हैं या वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं इसके पीछे हैं, तो हमारी फिर एक मर्तबा ये निवेदन है कि हमने इस देश को आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि एक बार फिर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री दोहराई जाए, ये गलती न की जाए। ये देश इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस देश के मिट्टी और ख़मीर में आज़ादी है। ये देश ग़ुलाम बनने के लिए नहीं बना है।
मुझे उम्मीद है कि ये संदेश जो फैलेगा आपके ज़रिए से, तो मुझे यकीन है कि वो स्टेट सरकार हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोग वो कुछ सुनेंगे और अपनी पॉलिसियों पर पुनः विचार करेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे राज रत्न, हमारे अजीज़ साथी, वो भी आपको कुछ संबोधित करें। सॉरी। सबसे पहले तो सभी पत्रकारों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सभी बातें मौलाना जी ने अपने यहाँ रखी हैं। संविधान सुरक्षा आंदोलन की स्थापना ही इस वजह से हुई है कि संवैधानिक अधिकार जो हम लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों से प्राप्त हुए हैं, इस देश के संविधान को बनाने के लिए कई हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। यहाँ हम भगत सिंह जी की धरती पर है, उन्होंने अपनी जान इस देश के आज़ादी के लिए गंवाई है और कई सारे स्ट्रगल के बाद हमको ये संविधान मिला है और ये संविधान की सुरक्षा करना ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है और सभी तख्त के लोगों की, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉट ओनली सिख्स, सभी धर्मों के लोगों की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आज हम लोग जो सुरक्षित इस देश में है वो देश के संविधान की वजह से है। और ये हम लोगों ने महसूस किया कि जिस दिन सरकार के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और ऑपोजिशन कमज़ोर हो जाता है, तब देश के लोगों को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना ज़रूरी है। और इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन, ये देश के लोगों का एक आंदोलन हमने तैयार किया है। जो फार्मर बिल हो, यूएपीए जैसे एक्ट हो, जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं जो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, उन लोगों को बिना किसी वजह, बिना किसी इस पे यूएपीए के एक्ट में उन्हें जेल करवा रहे हैं। तो ये सारे ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ जितने भी ऑप्रेस्ड मासेस है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ संविधान सुरक्षा आंदोलन और ये पूरी जो हमारी टीम है ये उनके लिए आवाज़ उनका बनेगी। और पूरे देश भर में ये नेशनल एजिटेशन हम लोग ये आने वाले दिनों में हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को कल, जैसे मौलाना जी ने बताया कि अकाल तख्त का भी हमको इसमें सपोर्ट प्राप्त हुआ है और पूरे देश के सिखों का एक सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पर रहेगा कि ये जो देश का संविधान है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ये सभी लोग आज देश में जो सुरक्षित है वो देश के संविधान की वजह से है और इस देश के संविधान को बचाना ये हमारी प्राथमिक ज़रूरत है। और जैसे हम लोग अब जो मुद्दे छूट गए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है, ये भी देश के विद्यार्थियों को फिर से पीछे लेकर जाने की एक पॉलिसी बनाई गई है। स्टेट लैंग्वेजेस में आप जो एजुकेशन करवाने वाले हैं, उसके बाद ITI के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने विद्यार्थियों को दी है, कारपेंट्री करवाएंगे, प्लम्बिंग करवाएंगे। इस तरह से जो शिक्षा की नीति बनाई गई है, ये शिक्षा की नीति का भी विरोध संविधान सुरक्षा आंदोलन करेगी। और आने वाले जितने भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ है, जहाँ पर हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है, उसके खिलाफ भी संविधान सुरक्षा आंदोलन हमेशा लड़ते रहेंगी। और संविधानिक माध्यम से सभी लोगों को साथ लेकर, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, आज भी हमारे प्रेसिडेंट में सभी लोग इसमें शामिल है। सिखों के लोग शामिल है, क्रिश्चियंस शामिल है, मुस्लिम शामिल है, बुद्धिस्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल है। इसमें और एक बात हम कहना चाहेंगे कि अभी लॉ मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि अगर इस देश में कोई धर्मांतरण करवाएगा, हिंदू फोल्ड से बाहर आ जाएगा, तो उसकी जो फैसिलिटीज़ है, उसके जो रिजर्वेशंस है, ये हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह के बयान मिनिस्ट्री के लोगों से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के जो हम लोगों को धर्म का स्वातंत्र्य देता है, ये उसका उल्लंघन है, ये उसका हनन है। इस इच्छा से किसी भी धर्म में जाना चाहे वो बौद्ध धर्म हो या इस्लाम हो या सिखिज़म हो, तो इसके ऊपर जो ये लोग पाबंदी ला रहे हैं,
तो इसके बारे में भी विरोध करने का काम संविधान सुरक्षा आंदोलन करेगी। संविधान सुरक्षा आंदोलन हर उस बारे में आंदोलन करेगी या उसके खिलाफ होगी जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनती है। ये सारे इसके लिए लड़ने का काम संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी जी भी आप लोगों को एड्रेस करें। थैंक यू। साथियों, जैसे अब उससे पहले आपको संविधान सुरक्षा आंदोलन का मकसद आपके सामने रखा है। अब जानते हैं कि संविधान हमारे पूरे देश के जितने भी जाति मजाहिब हैं, पूरे धर्मों के एक एग्रीमेंट है जिसमें तमाम जाति धर्मों के अपने जो राइट्स हैं, उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, उन सबको उसके अंदर महफूज रखा है। और आज जो संविधान को उन लोगों ने टारगेट किया है, हमारी आवाम उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। जैसा कि अभी मुझसे पहले किसानों के मुद्दे पर आपके सामने बात आई, आपके सामने जो ब्लैक लॉज UAPA जैसे डॉक्यूमेंट लॉ जो हैं, जो NSA और जिस तरीके से अभी और भी NIA वगैरह को जिस तरह से मजबूत किया जा रहा है अपनी ही देश की आवाम के ख़िलाफ़, जो अमेंडमेंट्स आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और दीगर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात हुई। इसी तरह से आपको मालूम है कि लास्ट टाइम और अभी भी हर एक इलेक्शन के अंदर अमित शाह जी का मेन मुद्दा CAA करके आता है। हाँ, CAA जो लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक्चुअल में वो देश का मुद्दा है। जो अभी मेरा ख्याल है हमारे सिख भाइयों ने शाहीन बाग जाकर उन चीज़ों को दिखाया है कि किस तरह से आने वाले तमाम लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। उसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि SC ST और दीगर जितने ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स तो अपने कागज़ भी नहीं बनाते हैं। तो ये जो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े मुद्दे आने वाले हैं और इससे संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। तो इन तमाम चीज़ों को रखते हुए संविधान सुरक्षा आंदोलन बनाया गया कि जैसा शुरुआत में ही हज़रत ने फरमाया कि अभी हम लोग अकाल तख्त के साथ में मुलाकात किए हैं और ख़ुद बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो हैं इंडिया के हमारे राज रतन साहब खुद उसके अध्यक्ष हैं, और जनाब संदीप मॉन्ग साहब जो हैं वो भी इसके अंदर हमारे साथ इंक्लूड हैं, और अलग क्रिश्चियंस हैं। तमाम अलग अलग मज़ाहिब धर्मों के लोग जो हैं इस संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ में हैं। और संविधान सुरक्षा आंदोलन हम आपके ज़रिए से ये बता देना चाहते हैं कि ये देश का आंदोलन है और ये देश की एक ऐसी लड़ाई है जो आज़ादी के लिए, जो यहाँ पर एक फासिस्ट फोर्स ने जो कि गलत तरीके से धर्मों का गलत उच्चारण पेश करके हिंदुत्व का एक एजेंडा यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मज़हब के बारे में नहीं बल्कि हिंदुत्व का मज़हब जो एक कॉन्सेप्ट है उनका, जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो उनका एक टेररिज्म जो इंडिया के अंदर आ गया है, इनको ध्यान में रखते हुए संविधान सुरक्षा आंदोलन बनाया गया कि देश में अगर कोई काम करेगा तो हमारे देश का कानून हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि ये जो अभी फोर्स एक तरह से फासिस्ट फोर्स अभी जो हमारी हुकूमत में आ गई है वो अपनी तानाशाही चलाकर देश को चला सकती है। देश लोकतंत्र और संविधान के मुताबिक चलना है। इसी के लिए संविधान सुरक्षा आंदोलन की जो है शुरुआत की गई है। आज हमें फरवरी से स्टार्ट किया है, साल भर होने में है, और अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसको अनाउंस किया गया है और अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसके चैप्टर्स हैं। उसी की कड़ी के अंदर हमारे पंजाब के अंदर भी जो है इसको फॉर्म कर रहे हैं, और पंजाब के तमाम साथियों से और आपके साथ साथ जो यहाँ पे हमारे ये हरियाणा है और आसपास के जो स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स को हम लोग आपके ज़रिए से ये अपील करना चाहते हैं कि ये संविधान सुरक्षा आंदोलन देश के अपने वजूद के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए, आपसी मोहब्बत, भाईचारा और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप सभी इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पब्लिक मूवमेंट है, पब्लिक में आप आवाज़ उठा रहे हैं वो तो उठेगा, लेकिन कानूनी तौर पे आप कुछ करेंगे तब तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रास्ते होते हैं, एक तो जुडिशल रेमेडी होती है कि जुडिशरी को जो पावर्स हैं कि किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे और उसको रद्द कर दे। ये रास्ता भी हमको अपनाना है। और ऑलरेडी कई कानूनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जा चुकी है, और वो कब लिस्ट होगी, कब उसकी हेयरिंग होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। दूसरा रास्ता होता है पब्लिक अवेयरनेस का। जितना ज़्यादा पब्लिक में बेदारी पैदा होगी, जानकारी आएगी, जागरूकता पैदा होगी, आज नहीं तो कल इलेक्शंस का सामना तो करना ही पड़ेगा।
जब तक कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में अवेयरनेस का पैदा करना ये भी हमारा टॉप एजेंडा है। और हम उम्मीद करते हैं, अभी आपने देखा कि पंजाब में बीजेपी को का बिल्कुल ही सफाया हो गया। जो अभी कौन से इलेक्शंस हुए थे, जो कॉरपोरेशन के और लोकल बॉडीज़ के, तो उसमें पंजाब की पब्लिक ने अपना गुस्सा तो दिखा दिया। इसलिए दिखा दिया कि पंजाब के सामने डायरेक्ट आ गया किसान आंदोलन की वजह से भी। इसी तरह जब दूसरे स्टेट्स के लोगों के अंदर जानकारी आएगी तो वो भी अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी तरह कानून के दायरे से बाहर निकलकर कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहते। कानून के अंदर रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की पाबंदी करते हुए इस तरह हम आवाज़ उठाएंगे। और हमको यकीन है, इससे पहले भी इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लगाने वालों का ख्याल कुछ और था, लेकिन देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया। किसान आंदोलन का असर बंगाल पे पड़ेगा क्या? मुझे तो ये उम्मीद है कि पूरे देश पर किसान आंदोलन का असर पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम आ जाता है ईवीएम का। अब ईवीएम कितना यूज़ की जाएगी या मिसयूज़ की जाएगी। आपने कल ही अखबारों में खबर पढ़ी और खुद छापी होगी कि एक बीजेपी के विधायक की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई, जिस पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि वहाँ हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे। तो अगर ईवीएम के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने में लोग कामयाब हुए तो जाहिर है कि पब्लिक को और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर कोई काम हो पाएगा। इसलिए मुझे तो उम्मीद यही है कि बंगाल को फतेह करने में फैसिस्ट ताकतों को कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक, धन्यवाद।